हाय एवरीवन, मैं शिशुजा आप लोगों के लिए आज स्पर्श लेके आई हूँ। क्लास 9th का शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। लेखिका बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 ईस्वी को हुआ। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल चमोली, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। कब हुआ? 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी माँ हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह। माँ का नाम क्या है? हंसा देई नेगी। पिता का नाम क्या है? किशन सिंह। पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। पिता इन्हें पढ़ाने के लिए पूरे असमर्थ थे, पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। जब आदमी को किसी चीज के प्रति लगाव हो जाता है, उसकी इच्छा हो जाती है, तो वो उसे करने के लिए कुछ भी करके अपना शौक, अपना हॉबीज को पूरा करते ही करते हैं। इसी तरह बचेंद्री पाल ने अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सिलाई की और खर्चा जुटाना शुरू की। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। कौन किया? तो उनके प्रिंसिपल ने। किसको? तो बचेंद्री पाल के पिता को। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। अगर व्यक्ति चाहे जो हमको कोई काम करना है उसके प्रति अगर समर्पित हो जाए तो वो काम जो है वो निश्चित होके ही रहता है, लेकिन लाख बाधाएं आती जरूर है। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। आदमी में जब शौक पैदा होता है तो वो बचपन से ही होता है। इसी तरह बचेंद्री पाल को शौक क्या था कि वो पहाड़ पर चढ़े। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, इसके जो बड़े भाई थे वो इसे पहाड़ पर चढ़ने से रोकते थे और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था और भाई जो था उसको वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, उसमें जिज्ञासा बढ़ता था। ये कहानी इसलिए दिया गया है जो हिस्टोरिया टाइप माइंड में सेटअप होता है कि लड़का ये काम कर सकता है और लड़की ये काम नहीं कर सकती है, उसी को दूर करने के लिए दिया गया कि किस तरह से कोई नहीं साथ देने के बावजूद भी बचेंद्री पाल कितने संघर्ष करके सबको मना भी लेती है और एवरेस्ट पर विजय प्राप्त भी कर लेती है चढ़ने में। तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा नाजुक क्यों समझते हैं। कह रहे हैं कि भाई ये क्यों नहीं समझता है जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी या बहन भी कर सकती है। जो मेरा छोटा भाई है वो कर सकता है तो उसकी ये छोटी बहन भी क्यों नहीं कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? लोगों के मन में ये धारणाएं क्यों है? ये धारणाएं अभी तक मिट नहीं पाया है कि लड़की नाजुक होती है, लड़की ये काम नहीं कर सकती है, लड़की आप वो काम नहीं कर सकती है। अभी भी मन में बैठा हुआ है और ये मन में बैठा करके रखने में सहयोग लड़कियों की भी होती है, वो भी उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकती है। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। तत्काल उसकी जो पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा थी वो बचपन से ही पूरी होती रही। क्यों होती रही? क्योंकि वो पहाड़ों के राज्य में थी, पहाड़ था तो वहां पे बचपन में खेलने जाती होगी तो वो चढ़ाई करते रहती होगी।
पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। जहाँ पे पहाड़ों की ज्यादा मात्रा है, ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे आदमी को बड़े ही संघर्ष करना पड़ता है। जिस तरह से असम में बाढ़ के पानी के कारण लोगों को रस्सी का पुल बना के वहां से निकल के स्कूल जाना पड़ता है, उसी तरह पहाड़ों के क्षेत्र में पहाड़ पे चढ़ के तब जाके स्कूल कॉलेज करता है, तो वो बहुत कठिनाई से। लेकिन बचेंद्री क्या की, अपने स्कूल की पढ़ाई में कभी भी कमी नहीं रखी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। कहा जाता है जहां चाह वहां राह। बचेंद्री की चाह जहां थी वहीं उसको राह भी मिलना शुरू हो गया कि बचेंद्री की जो पढ़ाई पूरी हुई तो उसके बाद इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। जब ट्रेनिंग हो रही थी तब बचेंद्री पाल ने 7500 मीटर ऊपर मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, यानी कि प्रस्थान किया। एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने के लिए यह वहां से निकल चुके थे। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण, जो पर्वत पे चढ़ते हैं उसको पर्वतारोहण बोला जाता है, तो पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही लिखी है। वो जो चढ़ाई की, किस तरह उसको कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्या क्या उसके साथ घटना हुआ, वो सारी वृत्तांत जो है वो खुद से लिखी है, कलमबद्ध किया है, यानी खुद से लिखी है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है, वो जो लिखी है उसी में से ये सारे विवरण लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट शिखर पर जा रहा हो। जब ये आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि जो पढ़ने वाले पाठक है वो बचेंद्री पाल के साथ खुद ब खुद वहां चढ़ रहे हैं। कहां? तो एवरेस्ट पर। तो अब चलिए देखते हैं कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा है। मेरी मतलब कि बचेंद्री पाल की शिखर यात्रा। तो एवरेस्ट अभियान दल, जो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए दल तैयार किया गया, तो वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। जो एक सबसे ज्यादा मजबूत था, अग्रिम मतलब आगे निकलने वाला दल, वो बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। जो पहाड़ पे, हिमालय पे क्या है, हिमालय नाम ही पड़ा है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है, तो हिमालय के जो बर्फ है उसको पत्थरों से साइड कर करके वो जो दुर्गम है, यानी कि बहुत ही कठिनाई से पार करने वाला रास्ता है, उसको साफ करते हुए वो अग्रिम दल आगे बढ़ते जा रहा था। नामचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। कौन सा? तो नामचे बाजार क्या है? शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के
होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। ये जो नमचे बाजार है वहीं से बचेंद्री पाल सबसे पहले किसको निहारा? एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय को नेपालियों में सागरमाथा बोला जाता है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। बड़ा फूल यानी पर्वत पर से जो बर्फ का छोटा छोटा कण वो क्या होता है, हवा में चिपक जाता है एक दूसरे से और ऊपर जाके जम जाता है, तो वो झंडा के तरह दिखता है, वो बर्फ से बना हुआ रहता है। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी पर्वत पर उड़ता रहता है। क्या बताया गया कि 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। 150 किलोमीटर उससे भी अधिक तेज रफ्तार से हवा चलने के कारण वो फ्लूम बन जाता था, इसे बताया गया। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। जब तेज हवा बहता है तो वहां पे क्या होता है, जो सूखा हुआ बर्फ रहता है वो उड़ते रहता है, फिर एक दूसरे से जाके चिपक जाता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। ये जो बर्फ का जो ध्वज बना था वो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा क्या हो सकता था, लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। अब जरा सोचिए कि इतनी रफ्तार से, इतनी तेजी रफ्तार से जहां हवा चलती हो उसमें आदमी कदम रख के आगे बढ़ता होगा, कितनी मुश्किल होती होगी। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफी था। जब मौसम खराब था तब बता रही है बचेंद्री पाल कि खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए क्या है, काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। और एवरेस्ट पर चढ़ने में जितनी भी कठिनाइयां हो, जो भी चुनौती हो, उसका सामना करने के लिए चाहती थी। कौन चाहती थी? तो बचेंद्री पाल। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, कहां पहुंचे? 26 मार्च को पेरिस पहुंची। हमें हिम स्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन जैसे भूस्खलन होता है, यानी एक जगह से खिसक जाना, उसके कारण क्या हुआ, एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। कब हुई? तो 26 मार्च को। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी धसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। फिर ध्यान से सुनिएगा कि खुम्बू हिमपात जब पर जाने वाले, जो खुम्बू नाम के हिमपात थे, वहां पे जो जाने वाले अभियान दल के रास्ते की बाईं तरफ से सीधी पहाड़ी के धसकने से, जो सीधे पहाड़ थे वो जो अपने जगह से नीचे की तरफ धसक गया, लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान, जो लोहत्से नाम की जगह था वहां से एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी। जो 16 शेरपा कुली का दल था उसमें से एक का मृत्यु हो गया। 4 घायल हो गए थे, एक की मृत्यु हो गई और 4 क्या हुए, वो घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए।
इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्य के चेहरों पर क्या हुआ, एक दुख सा छा गया। देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने, और इस दुखी स्थिति को, उदासी को देख करके इनके जो नेता थे, कौन थे, कर्नल खुल्लर थे, वो स्पष्ट कर दिया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान, ये कोई साधारण अभियान तो है नहीं कि यहाँ से चलो मार्केट जाते हैं, उतनी ऊंचाई पे चढ़ना। ऐसी एवरेस्ट जैसे महान अभियान खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यानी कि वह उनका कहना है कि ये तो आम बात है कि कोई और की मृत्यु हुई है या घायल हुए हैं, यहाँ पे खुद की मृत्यु को भी सहज से स्वीकार कर लेनी चाहिए, तभी जाके कोई भी अभियान जो है वो पूरी हो सकती है। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, जो उपनेता थे प्रेमचंद नाम के, वो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, यानी उसके देख रेख कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। जो पहला एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बाधा था, क्या थी, तो वो खुम्बू हिमपात, उससे इसे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। क्या बताया, जो प्रेमचंद थे उन्होंने बताया कि जो पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से उन्होंने पहले तो अवगत कराया और कहा कि उनके दल ने कैंप के 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का यह रास्ता क्या किया है, साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। जब कोई काम स्टार्ट होता है तो उससे पहले वहां की वस्तुतः स्थिति को देखी जाती है, उसमें जो भी कठिनाइयां आती है उसको दूर करवाया जाता है। तो वही वहां पे उस रास्ता को साफ किया और बर्फ फिर से गिर के ढक न दे, इसलिए झंडा गाड़ दिया गया, रस्सी बांध दिया गया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। जो ग्लेशियर है वह क्या है, बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। उस नदी में अभी भी बर्फ गिर रहा है। हिमपात में अभी नियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। बताएं कि जितना भी मैं काम किया हूं, अगर हिमपात बंद नहीं हुआ तो ये सारे काम किया हुआ मेरा क्या हो सकता है, व्यर्थ हो सकता है, बेकार हो सकता है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यानी फिर से रास्ता को ढूंढने का, दूसरे रास्ता बनाने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर जो बर्फ गिर रहा है वो गिरते ही जा रहा है, जिस कारण क्या होगा, इनका जो झंडा गाड़ा गया है, रास्ता चिन्हित किया गया है, रस्सियों का पुल बनाया गया है, वह सब क्या हो सकता था, बर्फ से ढक सकता था। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। पहले तो शेरपा कुली की मृत्यु हुई, फिर इसको एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जो एक रसोई सहायक थे, यानी खाना बनाने में हेल्प करने वाले, उसकी भी मृत्यु हो गई। क्यों हो गई, जो वहां पे ऑक्सीजन लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। वहां का मौसम जो है वह साधारण समतल जगह से विपरीत होता है, इसीलिए क्या हुआ, तो वह उसमें फेस नहीं कर पाया, एडजस्ट नहीं कर पाया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, तो जो रसोई सहायक थे। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। जब साथ में चलने वाले 2 की मृत्यु हो गई हो तो फिर आशाजनक की बात कहां से हो सकती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल के वीडियो में। थैंक यू।